Assalamualaikum dear students, welcome to the Stars Academy head office Lama Iqbal town. Today we are going to start our lecture number 3 of unit number 2, right? इससे देखिएगा आज हम ज़रा जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट कुछ आपसे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि स्ट्रक्चरली डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, राइट, स्ट्रक्चरली diverse group of biomolecules is dash. जी आप ख्याल में structurally diverse group of biomolecules कौन से हैं? Is that we are talking about the carbs, you mean carbohydrates, या B ऑप्शन आपके पास है is that we are talking about the proteins, या फिर सी ऑप्शन आपके पास इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द लिपिड्स, या डी ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ दीज. इसका क्या राइट आंसर आएगा? तो याद देखिए स्ट्रक्चरली डाइवर्स जो ग्रुप है वो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर बनेगा जी लिपिड्स, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली डाइवर्स. अब देखिए इसके अंदर लिपिड्स में हम पढ़ेंगे असाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में, ठीक है, वैक्सीज के बारे में, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में, टर्पिनोइड्स के बारे में, ऑल आर डाइवर्स. और जो स्ट्रक्चरली डाइवर्स होते हैं ऑब्वियसली वो फंक्शनली भी डाइवर्स होते हैं. इज दैट क्लियर? तो स्ट्रक्चरली जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स दे आर लिपिड्स. या अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि हाई एनर्जी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अब ख्याल में हाई एनर्जी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किसको कहा जा रहा है? तो डेफिनेटली ये भी हम किसकी बात करने वाले हैं? अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिपिड्स, राइट. हाई एनर्जी आपने पढ़ा दे कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो ऑब्वियसली डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये हाई एनर्जी रेस्पिरेटरी क्या वाला सबस्ट्रेट की बात की जा रही है. क्लियर बात जी? तो हमारे पास ये स्ट्रक्चरल डाइवर्स भी है और हाई एनर्जी सबस्ट्रेट्स भी हैं. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, आप ख्याल में लिपिड्स किस चीज से बने हुए हैं जी? ऑप्शन है आपके पास इज वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. बी ऑप्शन आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सी ऑप्शन आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. या डी ऑप्शन है आपके पास इज दैट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस. जी इसका क्या राइट आंसर आएगा? तो अब देखिए ज़रा इसमें इसका राइट आंसर जो बन रहा है इसका चार्ली अगेन, यानी कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन और फास्फोरस भी है. जैसे आप फास्फोलिपिड पढ़ते हो तो फास्फोलिपिड्स में फास्फोरस है, सही है, और इसमें आपने पढ़ा नाइट्रोजनस बेस भी तो ऐड होती है. एंड इफ यू रिमेंबर दैट तो ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन को भी इंक्लूड किया गया. और ये तीन तो ऐसे हैं जो सब में ही कॉमन है, यानी तीनों बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ये कॉमन है. अंडरस्टैंड ये बात? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिपिड्स. ठीक है जी बात. और व्हाट आर लिपिड्स? अगर आप देखें तो इट्स ग्रीक वर्ड दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइपोज. और व्हाट डू यू मीन बाय लाइपोज? डेफिनेटली लाइपोज मीन फैट्स को बोला जाता है, राइट. इट मीन्स फैट्स. तो लिपिड्स को इनडायरेक्टली हम फैट्स भी बोल सकते हैं. क्लियर ये बात भी? इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन, हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट कि लिपिड्स क्या है? तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं बेसिकली दे आर हेट्रोजिनस, राइट, हेट्रोजिनस. सो दे आर हेट्रोजिनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं, राइट, ग्रुप ऑफ compounds, and these group of compound they are related with fatty acids, right. So they are related with फैटी एसिड्स. क्लियर बात? तो याद रखिएगा एक कोई एक कंपाउंड का नाम नहीं है, दिस इज एक्चुअली अ हेट्रोजिनस. और हेट्रो बोले तो क्या बोला? हेट्रो मीन्स डिफरेंट. ठीक है जी, हेट्रो किसको बोला जाता है? वाला डिफरेंट को बोला जाता है. और ये डिफरेंट क्या है? These are different group of what? Compounds का नाम दिया जा रहा है इसको, right? So these are basically group of compounds. And these group of compounds, which type of group of compounds?
अब आपने पढ़ा फॉर एग्जाम्पल जैसे असाइल ग्लिसरॉल आप इसमें पढ़ते हो, राइट, असाइल ग्लिसरॉल आप इसमें पढ़ते हो, राइट। और इसमें क्या पढ़ते हो बोला, यू ऑल्सो नो दैट दीज आर वैक्सीज। और क्या पढ़ते हैं, यू नो दैट आर फॉस्फोलिपिड्स, और आपने पढ़ा होगा टर्पिनॉइड्स, सही है। और आपने क्या पढ़ा होगा, यू नो दैट स्फिंगोलिपिड्स, राइट, स्फिंगोलिपिड्स आप इसमें पढ़ते होंगे, राइट। एंड यू नो ऑल्सो दैट दे कुड बी लाइक स्टीरॉइड्स, प्रोस्टाग्लैंडन्स, राइट, क्लियर है बात जी। तो ये डिफरेंट तरह की चीजें हैं जो कि आप पढ़ रहे हैं। क्या बोला, दीज एक्चुअली आर व्हाट, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड। अच्छा, ये सारे तो आपको ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स क्या नजर आ रहे हैं, ऑल दीज आर डिफरेंट। अच्छा, अगर तो ये डिफरेंट हैं तो हमें तो हर एक को अलग-अलग पढ़ना चाहिए, ऐसी है ना। वन व्हाई वी आर डिस्कसिंग इन ओनली लिपिड्स, एक चीज कॉमन है, एंड व्हाट इज दैट वन, ऑब्वियसली दैट वन इज अ फैटी एसिड, ठीक है, वो फैटी एसिड है। यानी सब के अंदर एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज व्हाट, एंड दैट इज ऑब्वियसली द फैटी एसिड है। पॉइंट क्लियर हुआ, सब में एक चीज कॉमन है, वो फैटी एसिड है। और फैटी एसिड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसका है, लिपिड्स का है, ठीक है। इसलिए हम सबको इसमें पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड रिलेटेड टू फैटी एसिड्स आ रहे होते हैं। अंडरस्टैंड बात। चलिए, यहां पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि डैश बायोमॉलिक्यूल्स आर categorized, dash biomolecules are categorized or defined on the basis of physical properties, right, on the basis of physical properties, right, physical properties। अब ख्याल में कौन सी चीज है जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, अगेन इज दैट ऑप्शन है आपके पास, क्या ये लिपिड्स हैं, या बी ऑप्शन क्या आपके पास है, इज दैट अ फैटी एसिड्स, या फिर सी ऑप्शन आपके पास है, इज दैट अ ग्लिसरॉल, या डी ऑप्शन आपके पास इज दैट ऑल बायोमॉलिक्यूल्स, जी। इसका क्या राइट आंसर आएगा, तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिपिड्स, तो राइट आंसर भी क्या आएगा वाला, लिपिड्स ही की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, ये डिफाइंड किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, दैट डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल। लाइक हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं ये सोलबिलिटी कैसे है, इसकी सोलबिलिटी कैसे है, तो आपको आइडिया है कि दे आर सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट। सो लिपिड्स आर सोलुबल इन डैश। आप ख्याल में लिपिड किसके अंदर सोलुबल है भाई, तो यार ऑप्शन है आपका, इज दैट अ पोलर सॉल्वेंट्स, बी ऑप्शन आपके पास है, इज दैट अ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, राइट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, राइट, या सी ऑप्शन आपके पास है पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों के अंदर ये हल है, या डी ऑप्शन आपके पास है ये किसी में भी हल नहीं है। जी, क्या राइट आंसर है इसका, तो अभी इसे हम बात करें, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा इफ यू रिमेंबर, लाइक डिसॉल्व लाइक, रिमेंबर दैट। तो चूंकि ये खुद नॉन पोलर है, इसीलिए हल भी किसके अंदर होंगे बड़ा, डेफिनेटली पोलर सॉल्वेंट के अंदर हल होंगे, सॉरी नॉन पोलर, खुद ये नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के अंदर ही ये हल होंगे, ऐसी बात है ना भाई। सो लाइक डिसॉल्व लाइक, खुद ये नॉन पोलर, तो हल भी किसके अंदर होंगे, नॉन पोलर के अंदर, जैसे बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, राइट, ऑल दैट दे आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की बात की जाती है, ऐसी है। अच्छा, फिर आप पढ़ते हो दे कंटेन अ हाई एनर्जी, राइट, सो दे आर हाई एनर्जी सबस्ट्रेट्स हैं। और अभी हमने बात की व्हाई दे आर हाई एनर्जी सबस्ट्रेट्स, बिकॉज ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, इनके अंदर हाई प्रोपोर्शन होता है CH बॉन्ड्स का, दे हैव हाई प्रोपोर्शन दिस वन, एंड व्हाट इज दैट, लो प्रोपोर्शन ऑफ CO बॉन्ड, ऐसे है।
तो याद रखिए जिसके अंदर हाई एनर्जी ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स होगा तो डेफिनेटली बात है उसके अंदर एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होती है, बिकॉज दिस बॉन्ड इज अ पोटेंशियल बॉन्ड और पोटेंशियल बॉन्ड ऑफ एनर्जी है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा ट्राइस्टीरिन, और ट्राइस्टीरिन जो है इसका फार्मूला अगर आप देखें तो है जी C57H110O6। गौर करें, आपको आज देखें इसमें ऑक्सीजन कितनी रेशो कम है, जस्ट 6 है। आप देखें इसके अंदर, हालांकि कार्बन और हाइड्रोजन आप देखिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं जिसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स होगा और लो प्रोपोर्शन ऑफ CO बॉन्ड होगा तो आपने देखा क्या है इसके अंदर हाई एनर्जी मौजूद होगी। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो आपने देखा इस तरह ये हाई एनर्जी सबस्ट्रेट्स कहलाते हैं, राइट। और फिर आपने पढ़ा कि दे आल्सो एक्ट एज इंसुलेटर्स, राइट। दे आल्सो एक्ट एज व्हाट, इंसुलेटर्स के तौर पे भी ये वर्कआउट करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी हैं, ठीक, तो ये इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि डैश लेयर ऑफ लिपर्ड्स, डैश लेयर ऑफ लिपर्ड्स एक्ट्स एज इंसुलेटर्स, इंसुलेटर के तौर पे ये वर्क करते, कौन सी लेयर जी? इज दैट ऑप्शन है आपके पास, इज दैट ब्लब्स। बी ऑप्शन आपके पास है इज दैट वैक्सीज, लेयर ऑफ वैक्सीज। सी ऑप्शन आपको इज दैट लेयर ऑफ ब्लबर, ब्लबर। या डी ऑप्शन आपके पास है इज दैट अ वैक्सीज ऑफ, इज दैट अ लेयर ऑफ असाइल ग्लिसरॉल। जी क्या इसका राइट आंसर रहेगा आपके ख्याल में? अब आपने पढ़ा होगा शार्क्स के अंदर एक थिक लेयर ऑफ फैट्स मौजूद होती है जो एक्ट क्या कर रही है, डेफिनेटली दैट इज एक्टिंग एज अ ब्लबर। ठीक है, ब्लबर इंसुलेटर के तौर पे वर्क करती है उनके अंदर। पॉइंट समझ में आ गया जी। तो ये हमने बात की है, ये एज अ इंसुलेटर के तौर पे वर्क कर रही है। ठीक, अच्छा बात करेंगे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि मोस्ट abundant stored form of lipids, stored form of what? Lipids in tissues। आप ख्याल में मोस्ट अबंडेंट स्टोर्ड फॉर्म ऑफ टिश्यूज क्या है इसके अंदर? ऑप्शन ए है जी, इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट असाइल ग्लिसरॉल। बी ऑप्शन आपके पास है इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्सीज, इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्पिनॉइड्स। या डी ऑप्शन आपके पास है इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉस्फोलिपिड्स, राइट। जी क्या है आपके हाल में जो स्टोर्ड फॉस्फोलिपिड्स के तौर पे वर्क कर रहे होते हैं, स्टोर्ड लिपिड्स हैं आपकी बॉडी में, तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द असाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो याद रखिए ये असाइल ग्लिसरॉल आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा स्टोर्ड एनर्जी के तौर पे आपकी बॉडी में रिजर्व्स मौजूद होते हैं। सही, तो ये हमारे पास जो है ना असाइल ग्लिसरॉल कहला रहे हैं। क्लियर? अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है बात करने वाले हैं जी असाइल ग्लिसरॉल्स की, राइट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट असाइल ग्लिसरॉल। व्हाट आर असाइल ग्लिसरॉल्स? अब हम देखने के असाइल ग्लिसरॉल, इसमें देखिए वर्ड आ रहा है असाइल, और असाइल जो सा होता है दिस इज अ ग्रुप ऑफ दिस वन, ये है असाइल ग्रुप, राइट। और आपको पता है जिसके एंड पे भी ओल आ जाए वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डेफिनेटली इट इज रिप्रेजेंटिंग एन अल्कोहल। ठीक है, तो जिसके एंड पे ओल आ जाए वो क्या है? अल्कोहल है। दैट मीन्स कि ग्लिसरॉल क्या है? एक अल्कोहल है ऑब्वियसली। ठीक है, और ये जो ग्रुप होता है किसी एसिड का पार्ट होता है। सही, अब याद रखिएगा जब भी एक एसिड किससे मिलेगा? एक अल्कोहल से मिलता है तो वो क्या बनाएगा? इट इज गोइंग टू फॉर्म एन एस्टर बनाता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि असाइल ग्लिसरॉल्स क्या हैं? अगर हम इसको डिफाइन करें तो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन इट, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? वी विल से कि दे आर बेसिकली एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। दीज आर एस्टर्स ऑफ fatty acids and glycerol।
क्लियर? तो याद रखिएगा हम बात करने वाले कि ये बेसिकली एक एस्टर्स का नाम है, राइट? और एस्टर्स किस चीज़ के हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल की बात की जा रही है। क्लियर? अब इसमें हम बात करने वाले फैटी एसिड की अगर हम देखें, अच्छा इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स और एक हमारे पास ग्लिसरॉल है। यहाँ पर हम 3 फैटी एसिड्स को कंसीडर करेंगे, राइट? वाई वी आर कंसीडरिंग 3 फैटी एसिड्स? क्योंकि याद रखिएगा सबसे सिंपलेस्ट जो और जो कॉमनेस्ट जो है आपके पास कॉमन लिपिड है वो है असाइल ग्लिसरॉल का ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, ठीक है, मोस्ट कॉमन वन। इसलिए हम 3 फैटी एसिड ले रहे हैं और ऑब्वियसली एक इसके साथ क्या ले रहे हैं? ग्लिसरॉल ऐड कर रहे होते हैं, राइट? अब ये देखिएगा फैटी एसिड्स के ये जो है हमारे पास ये 3 फैटी एसिड्स हैं, 1 2 and this one is a third fatty acid, right? और इसके साथ हमारे पास है ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, राइट? दिस वन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। ये हम एक ग्लिसरॉल का फॉर्मूला ड्रा कर रहे हैं, राइट? अच्छा ये हमारे पास एक ग्लिसरॉल है, ठीक है? तो ये एक ग्लिसरॉल है और ये 3 फैटी एसिड यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे होते हैं, राइट? अब यहाँ पर आपको आइडिया है क्या बनने वाला वाला एस्टर बनने वाला है, क्योंकि अभी हमने कहा असाइल ग्लिसरॉल क्या है हमारा? असाइल ग्लिसरॉल्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। 3 फैटी एसिड हमने कंसीडर किए, राइट? दिस 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल है। अब यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि वो इसमें हाइड्रोजन कौन डोनेट करेगा, तो याद रखिएगा यहाँ से जो रिप्लेस होगा वो हाइड्रोजन है। अब मैं इधर से रिप्लेस कर देता हूँ, राइट? दिस वन, ये हाइड्रोजन, सही, और इधर से OH चला जाएगा। क्लियर ही बात? तो ये एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ से भी क्या रिमूव होगा वाला? हाइड्रोजन, और यहाँ से OH, सही, तो ये भी एक बॉन्ड बन जाएगा इसके अंदर। इधर से भी क्या जाएगा वाला? हाइड्रोजन, और यहाँ से ये OH रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन गया? व्हाट इज दैट? तो हमारे देखा ये एक हमारे पास स्ट्रक्चर बन गई है। इसको क्या कहेंगे बोला? नाउ दिस वन इज कॉल्ड एज असाइल ग्लिसरॉल है ये, लेकिन ये कौन सा असाइल ग्लिसरॉल? इसको हम कहेंगे ट्राई असाइल ग्लिसरॉल का नाम देते हैं, राइट? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, या इसको क्या कहते हैं बोला? दिस इज कॉल्ड एज ट्राई ग्लिसरॉइड का नाम देते हैं, राइट? या इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रल लिपिड भी हम इसको बोलते हैं, राइट? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल लिपिड? बिकॉज इट डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा OH। कोई भी आप देखिए इसमें OH बचा ही नहीं है जो फर्दर रिएक्शन कर सके, ठीक है, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। यू मे से इट डू नॉट हैव एनी चार्ज, सो दैट्स व्हाई इट्स अ न्यूट्रल वन, ठीक है? और ये जो बॉन्ड्स डेवलप हुए हैं ये वाले, और अभी ये और ये, इसको हम क्या कहेंगे? दिस मस्ट बी कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड, इसको हम कहेंगे। क्लियर बात? एस्टर बॉन्ड है। अब इसमें याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि फैटी एसिड्स इन ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, फैटी एंड ट्राई असाइल ग्लिसरॉल क्या हो सकते हैं आपके ख्याल में? दे मस्ट बी सिमिलर, बी ऑप्शन आपके पास है। दे मस्ट बी डिफरेंट, या फिर सी ऑप्शन आपके पास है मे और मे नॉट बी सिमिलर, मे और मे नॉट बी सिमिलर। आपके ख्याल में सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, या डी ऑप्शन आपके पास है, इज द डी ऑप्शन नन ऑफ दिस? जी, क्या इसका राइट आंसर आएगा? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आपके ख्याल में ये जो फैटी एसिड्स हमने लिए हैं ये कौन से हो सकते हैं? तो याद रखिएगा दे मे और मे नॉट बी सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अच्छा, व्हाई वी आर कंसीडरिंग दीज 3 फैटी एसिड्स? एक क्यों नहीं ले सकते? अभी मैंने आपसे कहा मोस्ट कॉमन जो असाइल ग्लिसरॉल है वो कौन से वाला? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल है, या यू में से ट्राई ग्लिसराइड है।
अंडरस्टैंड ये बात? अच्छा सपोज कीजिए कि यहाँ पर अगर एक फैटी एसिड हो तो एक फैटी एसिड तो कहेंगे मोनो असाइल ग्लिसरॉल, और अगर दो फैटी एसिड हो तो डाई असाइल ग्लिसरॉल, और अगर तीनों हो तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल कह देंगे। ठीक है, व्हाट इज ट्राई? ट्राई ऑब्वियसली तीन के लिए वर्ड यूज किया जा रहा है। असाइल किसको कहते हैं? व्हाट इज असाइल? तो आप गौर कीजिएगा, ये आपके पास कौन सा ग्रुप नजर आ रहा है आपको? व्हाट इज दैट? तो अभी मैंने आपको बताया था ये असाइल ग्लिसरॉल, ये भी कौन सा है? असाइल ग्रुप है। ये भी कौन सा है? तो अगेन आप देखिएगा असाइल ग्रुप है। सही, तो तीन असाइल ग्रुप हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ट्राई असाइल, और एक ग्लिसरॉल का नाम दिया ग्लिसरॉल, ट्राई असाइल ग्लिसरॉल बन चुका है इसके अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये कॉमन इसके अंदर मौजूद है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसके अंदर क्या है? फैटी एसिड है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं फैटी एसिड्स की, राइट। और फैटी एसिड्स आपने पढ़ा ये दो तरह से होते हैं फैटी एसिड्स, और कौन कौन से? एक को हम नाम देते सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक को हम नाम क्या देते? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का हम नाम देते हैं, राइट। अनसैचुरेटेड, और दूसरा क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात भी? तो जो फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर आपसे सवाल किया जाता है कि क्वेश्चन इज दैट कि डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जी आप ख्याल में किसकी हम बात कर रहे हैं? अगेन ऑप्शन है आपके पास, वी आर टॉकिंग अबाउट असाइल ग्लिसरॉल। क्या असाइल ग्लिसरॉल है? बी ऑप्शन आपके पास इज वी आर टॉकिंग अबाउट फैटी एसिड्स। सी ऑप्शन आपके पास है इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एस्टर्स, या डी ऑप्शन आपके पास वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लिसरॉल। जी इसका क्या राइट आंसर आएगा आपके ख्याल में? तो डेफिनेटली इट मस्ट बी फैटी एसिड। फैटी एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? अगर मैं इसको यूं लिख दूं RCOOH, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी ऐसे लिख सकता नहीं, ये देखिए RCOOH, यहां से H ही गया था ना अभी, तो देखा RCOOH। तो क्या मैंने कहा? दैट्स द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है विद लॉन्ग चेन ऑफ व्हाट? हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द फैटी एसिड्स। गॉट माय पॉइंट? और अगर इसको मैं यूं कर दूं कि फैटी एसिड्स हैव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड डैश, आपके ख्याल में क्या है? जी ऑप्शन है आपके पास अगेन इज दैट कार्बन। बी ऑप्शन आपके पास है इज दैट एन असाइल। बी ऑप्शन आपके पास है इज दैट, सी ऑप्शन आपके पास इज दैट कार्बन एंड नाइट्रोजन, या डी ऑप्शन आपके पास है आर ग्रुप आ जाएगा, राइट, अल्काइल ग्रुप। जी क्या राइट आंसर है इसका वाला? तो अगेन देखिएगा हम बात कर रहे हैं किसके वाला? फैटी एसिड की। तो फैटी एसिड्स को हमने क्या लिखा था? इस तरह हमने लिखा था, दिस वन, ऐसे लिखा ना भाई हमने, राइट। तो गौर कीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर, कह रहा है फैटी एसिड्स हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सो इट हैविंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और इसके अंदर क्या है भाई? तो व्हाट इज दिस ग्रुप? अभी मैंने आपको बताया ये क्या है? डेफिनेटली इट इज अ साइल ग्रुप। तो राइट आंसर मस्ट बी बीटा। अंडरस्टैंड ये बात? तो बीटा इसका राइट आंसर है। तो दीज आर फैटी एसिड्स। क्लियर? और फैटी एसिड्स में अगर हम देखें तो दो तरह से अभी हम बात कर रहे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। व्हाट आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स? यू नो, जिसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा सैचुरेटेड, जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो अनसैचुरेटेड है। सही। और आपने पढ़ा सैचुरेटेड फैटी एसिड किस में पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन एनिमल्स, and you know that unsaturated fatty acid दो हैं, that is found in plants. क्लियर? और आपने पढ़ा दे आर फैट्स, एनिमल्स की जो बॉडी होती है उसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड दे आर फैट्स एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑयल्स का इसको हम नाम देते हैं, राइट।
और इसको हम क्या कहते हैं, दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड डेफिनेटली दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं ना, चर्बी जिसको आप कहते हैं, सही, एनिमल्स की बॉडी से भी निकलती है, तो ये फैट्स हैं। और प्लांट्स की बॉडी से हम ऑयल यूज करते हैं, कुकिंग ऑयल्स वगैरह, तो ये ऑयल्स दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर होगी बात भी। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड में जैसे आपने पढ़ा होगा जी, पाल्मिटिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड, राइट। और फॉर एग्जांपल जैसे स्टीरिक एसिड है। क्लियर। पाल्मिटिक एसिड याद रखिएगा, ये C16 है और ये कितना वाला C18 आ जाता है। और इसमें अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्या है अनसैचुरेटेड में, यू हैव लाइक ओलिक एसिड इसके अंदर मौजूद होता है। क्लियर। और ओलिक एसिड आपको पता है ये C18 वाला है। क्लियर होगी बात भी। आपने एक चीज़ पढ़ी, अगर आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाए कि डैश और मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स, आप ख्याल में मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? ऑप्शन है आपके पास, इज दैट एसिटिक एंड ब्यूटायरिक एसिड, या बी ऑप्शन आपके पास है, इज दैट ब्यूटायरिक एंड पाल्मिटिक एसिड, या सी ऑप्शन आपके पास है, इज दैट पाल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड, या डी ऑप्शन आपके पास है, इज दैट स्टीरिक एंड ओलिक एसिड। जी, आप ख्याल में मोस्ट कॉमन फैटी एसिड इसमें कौन से हैं? तो याद रखिएगा, मोस्ट कॉमन जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कार्बन 16 और कार्बन 18 वाले होते हैं, ये वाले। ठीक, ये जो दो मैंने मेंशन किया ना, ये मोस्ट कॉमन है। ये देखिए वर्ड क्या है, दिस इज इंडिकेटिंग द मोस्ट कॉमन फैटी एसिड्स होते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए मोस्ट सिंपलेस्ट फैटी एसिड कौन से हैं, राइट, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए मोस्ट सिंपलेस्ट फैटी एसिड्स और डैश, आपके मोस्ट सिंपलेस्ट फैटी एसिड कौन से होते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास, इज दैट एसिटिक एसिड एंड ब्यूटायरिक एसिड। तो याद रखिए ये आपके पास ना मोस्ट सिंपलेस्ट है। अगेन इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये सिंपलेस्ट है और ये क्या वाला, दे आर मोस्ट कॉमन है, राइट, नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है और ये मोस्ट सिंपलेस्ट ही है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो मोस्ट सिंपलेस्ट आपके पास ये दोनों है और मोस्ट कॉमन जो है वो यानी C16 और C18 वाले होते हैं। गॉट माय पॉइंट। फिर आपने एक और चीज़ भी पढ़ी, जैसे जैसे आप चेन की लेंथ बढ़ाते हो मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। यानी यू कैन से, इसको हम नोट में लिख लेते हैं बात, और वो क्या है वाला कि जैसे जैसे आप चेन की लेंथ बढ़ाएंगे, सो चेन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। इस तरह के अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किसकी है जी, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है किसका वाला, तो एक आपने पढ़ा जी, इसका राइट आंसर है स्टीरिक एसिड, राइट, स्टीरिक एसिड। अभी हमने बात की इसके अंदर सी कितनी वाला, 18 वाला है, सही है ना बात। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, दैट इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और पाल्मिटिक एसिड का आपने कितना पढ़ा, इफ यू टॉक अबाउट पाल्मिटिक एसिड, और पाल्मिटिक एसिड भी हमने बात की कितनी कार्बन वाला है, इट्स C16, राइट, C16 कार्बन का। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो हम देखा 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जा रही है। इस तरह ओके बात। और आपको पता है कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जैसे एग्जांपल हमने की ओलिक एसिड की, हालांकि इसकी चेन 18 वाली है बट चूंकि अनसैचुरेटेड है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। सो ओलिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है आप देखिएगा
कितना आ जाता है, जस्ट 4 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट है। हालांकि ये कितनी कार्बन वाला है वाला, C18 कार्बन वाला है। वाई, बिकॉज इट हैज़ अ डबल बॉन्ड। और गौर करें अगर आप इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो याद रखिएगा कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में आपको ये एक डबल बॉन्ड मिलता है, राइट। कार्बन नंबर 9 और कार्बन नंबर 10 के बीच में, यानी ओलिक एसिड की स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड नजर आएगा। क्लियर? तो ये कैसे जी। फिर आपने एक और चीज़ भी पढ़ी इसके अंदर, और वो क्या है जी, दैट इज ब्यूटारिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड, और ब्यूटारिक एसिड चूंकि कार्बन नंबर 4 है, इसलिए आपने देखा -8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका है। ठीक है जी, कार्बन 4 है। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमने बात की है किसकी भला, फैटी एसिड की चेन लेंथ के अकॉर्डिंगली बढ़ते हुए पॉइंट्स, राइट। फिर आपने एक चीज़ पढ़ी कि नॉर्मली तौर पर फैटी एसिड जो होते हैं ये क्या होते हैं भला, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, बट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। तो हम इधर 1-2 पॉइंट और भी मेंशन कर लेते हैं कि दे आर बेसिकली नॉन क्रिस्टलाइन है ये, बट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। यानी आप लो टेम्परेचर दे दें, आप जैसे हम घर में खाना पकता है तो हम देखो अगर जो खाना बच जाता है हम फ्रीज़र में रख देते हैं, सुबह जब निकाले ऑयल की लेयर बनी होती है, सही क्रिस्टल्स बने होते हैं। तो कैन बी क्रिस्टलाइज अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। फिर आपने देखा इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो कितनी है, आपने पढ़ा इट्स 0.8 होता है, राइट। यानी 0.2 कम है वाटर के अकॉर्डिंगली। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती है ना भी, तो आप देखिए वाटर के कोरेस्पॉन्डिंगली इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। और आपको पता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम होती है वो चीज़ें ऊपर फ्लोट करती है पानी के ऊपर, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से ज़्यादा होगी वो आपको पता है पानी में डूब जाएगी। क्लियर बात जी। तो अभी हमने ये जो बात की है ये है ऑल अबाउट द साइल ग्लिसरॉल। क्लियर है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज साइल ग्लिसरॉल के बाद हम बात करेंगे टर्पिनॉइड्स की। क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा हम बात करने वाले हैं वैक्सीज की। वैसे तो याद रखिएगा ये वैक्सीज और फॉस्फोलिपिड्स आपकी सिलेबस में लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा आप फॉर द सेफ साइड। हम इसको जनरली तौर पे जो है ना वो डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर हम बात करें वैक्सीज की, सही है, वैक्सीज जो उनसे हैं तो क्वेश्चन ये आपसे किया जा सकता है कि हाईली हाइड्रोफोबिक लिपर्ड्स कौन से होते हैं जी, हाइड्रोफोबिक लिपर्ड्स ये कौन से होते हैं, मतलब हाईली हाइड्रोफोबिक लिपर्ड्स, दे आर वैक्सीज इसको हम बोलते हैं, राइट। ये अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हाईली इनर्ट एंड resistive to environmental oxidation, environmental and resistant to environmental oxidation, ये है क्या, तो ऑब्वियसली अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्सीज की ही बात कर रहे हैं। क्लियर। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है विच लिपर्ड्स डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिशनल वैल्यू, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू इज देयर, न्यूट्रिशनल वैल्यू इज देयर जी, किस लिपर्ड्स की कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, तो याद रखिए ये भी वैक्सीज की ही बात कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। और आपने पढ़ा ये एक्चुअल में है क्या, इफ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट, सो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट, तो यू विल सिंपली से दे आर बेसिकली मिक्सचर है, राइट। ये एक क्या नाम है, सो दिस वन इज अ मिक्सचर, और ये किस चीज का मिक्सचर है, तो यू विल से इट्स अ मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स। अल्केन्स के अंदर कितनी कार्बन है, कार्बन 25 से कार्बन 35 वाली अल्केन है ये, राइट। और इसके अंदर क्या है वाला, दे आर कीटोन्स, देयर आर कीटोन्स के अलावा लाइक दे हैव अल्कोहल, और ऑब्वियसली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ व्हाट, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। तो इन सब चीजों को लेकर अगर आप एक मिक्सचर बना ले तो वो वैक्सीज है, सही है। और आपने पढ़ा कि क्या काम क्या करते हैं बोला, डेफिनेटली इनका जो रोल है वो है प्रोटेक्टिव रोल, सही। सो दे प्ले प्रोटेक्टिव रोल, ये प्ले करते हैं, ठीक है जी, प्रोटेक्टिव रोल। लाइक लीव्स के ऊपर की कवरिंग क्या है बोला, वैक्सीज की है।
जैसे कि इंसेक्ट्स की बॉडी के ऊपर कवरिंग क्या है, वैक्सीज की है, राइट। फ्रूट्स के ऊपर कवरिंग किसकी है, वैक्सीज की है, क्लियर। तो ये वैक्सीज है। और जहां तक हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स की, नेक्स्ट वन फॉस्फोलिपिड्स। और आपको आइडिया है कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, यानी ऐसे लिपिड्स हैं जिसके अंदर फास्फेट होगा, सो वी कैन से दे आर बेसिकली डेरिवेटिव्स हैं, दे आर डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव्स ये किसके डेरिवेटिव्स हैं भला, तो यू नो दैट इज फॉस्फेटाइडिक एसिड, राइट। फॉस्फेटाइडिक एसिड के ये डेरिवेटिव्स होते हैं, क्लियर। और ये जो फॉस्फेटाइडिक एसिड्स हैं इसमें आपको होता है कितनी चीजें आ जाती है वाला, 3 चीजें। नंबर 1, अगेन इट इज हैविंग अ ग्लिसरॉल, और क्या चीज इसके अंदर वाला, इट इज हैविंग अ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स है। और थर्ड वन क्या चीज है वाला, इसके अंदर H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड है। तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रही है वाला, डेफिनेटली ये बना रही है जी क्या आपके पास, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ फॉस्फेटिडाइल कोलिन। सो हाउ इट विल गोइंग टू फॉर्म अ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड व्हाट, आपको ऐड करना पड़ेगा किस चीज को बोला, नाइट्रोजनस बेस को, राइट। नाइट्रोजनस बेसिस को आपको ऐड करना पड़ेगा। और वो नाइट्रोजनस बेस कौन सी है भाई, यू कैन ऐड, आपने देखा जी कोलिन को आप ऐड कर सकते हो, राइट। कोलिन, यू कैन ऐड सेरीन, यू कैन ऐड एन एथेनॉल अमाइन, राइट। एथेनॉल अमाइन, पॉइंट क्लियर हो गया जी। तो अगर आप फॉस्फेटिडिक एसिड के अंदर कोलिन ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाता है, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, सही। हम फॉर्मूलाज की तरफ नहीं जा रहे क्योंकि हम जनरली इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो एक है आपके पास फॉस्फेटिडिक एसिड, सो फॉस्फेटाइडिक एसिड, और इसमें आप क्या ऐड करने वाला, कोलिन। तो ये क्या बन गया, इट्स गोइंग टू फॉर्म फॉस्फेटिडाइल कोलिन, राइट। फॉस्फेटिडाइल कोलिन बन चुका है। और इसी को हमने नाम किया था फॉस्फेटिडाइल कोलिन को, इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ लेसिथिन। पॉइंट समझ में आ गया जी। एंड दिस लेसिथिन इज एक्चुअली व्हाट, ऑब्वियसली यही लेसिथिन जोन सा है ये क्या कहलाएगा, दिस लेसिथिन इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोलिपिड, ठीक है। ये फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, कोलिन का फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसके अंदर ये फॉर्मूला होता है जी, दिस वन, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ कोलिन, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितनी, अगर आपसे नाइट्रोजन पूछे हैं कितने नाइट्रोजन है, तो आप देखिए एक ही नाइट्रोजन है, सही। कितनी कार्बन है, तो 3 कार्बन ये आ गए, 4 और ये 5 कार्बन आ गए, राइट। कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो 9 और 10 और 11, 12 और 13 और 14 इसके अंदर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। कौन है जो अमाइनो एसिड भी है और नाइट्रोजनस बेस भी है, तो याद रखिए जो सीरीन है, दिस इज एन अमाइनो एसिड एज वेल एज अ नाइट्रोजनस बेस। और कौन है जिसमें अल्कोहलिक पार्ट भी और अमाइन ग्रुप भी है, तो आप देखिए इसके अंदर एथेनॉल ऑल आ रहा है और अमाइन ग्रुप आ रहा है इसके अंदर, अमाइन यानी कि NH2 ग्रुप है। तो अल्कोहलिक और अमाइन ग्रुप दोनों एक साथ हैं, वो है एथेनॉल अमाइन। गॉट माय पॉइंट। तो ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड की फॉर्म। खैर मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो आपके कोर्स कंटेंट हैं, दीज आर टर्पिनॉइड्स, राइट। दीज आर टर्पिनॉइड्स की बात की जा रही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है ओनली पॉलीमर्स ऑफ लिपिड्स इज, आपके ख्याल में सिर्फ पॉलीमर कौन है जी, ऑप्शन ए अगेन आपके पास। तो डेफिनेटली बात हम किसकी बात करने वाले हैं, टर्पिनॉइड्स की। तो यही पॉलीमर होगा, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट एज, तो याद रखिए हम इसको कहते हैं इट्स बेसिकली अ पॉलीमर ऑफ व्हाट, इट्स अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, राइट। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स की बात करें, यानी बेसिकली ये पॉलीमर है, राइट। और ये किस चीज का पॉलीमर है, आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए आइसोप्रीनॉइड यूनिट कितनी कार्बन का यूनिट है,
तो आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स आर ऑफ डैश कार्बन। कितनी कार्बन का ये यूनिट है? ऑप्शन है आपके पास, ये 3 कार्बन का यूनिट है, 4 कार्बन का यूनिट है, या फिर ये 5 कार्बन का यूनिट है, या भी ये 6 कार्बन का यूनिट है। क्या राइट आंसर आएगा? एग्जैक्टली जी, इसका राइट आंसर याद रखिए 5 कार्बन यूनिट होता है। तो आइसोप्रीनाइड यूनिट इस तरह याद रखिए, 5 कार्बन का एक सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 है। और इसी तरह के आइसो किसको कहते हैं? सेम को, यानी इसी तरह के सेम यूनिट ये जो है ना इस तरह आके जुड़ते चले जाते हैं, राइट, दिस वन, इस तरह करके। एक ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 है, राइट। और इसी तरह का ये देखिएगा एक और इस तरह आके जुड़ जाएगा, सही है। कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 और इसी तरह के एक और आगे जुड़ जाएगा, राइट। ये क्या बनता जा रहा है अभी? इट्स गोइंग टू फॉर्म अ पॉलीमर ऑफ ऑब्वियसली आइसोप्रीनॉइड यूनिट, यानी एक तरह के यूनिट्स होते हैं। अंडरस्टैंडिंग बात? तो ये पॉलीमर कैसे जुड़ कैसे रहे हैं वाला, तो याद रखिएगा कैसे अटैच हो रहे हैं, बाय कंडेंसेशन प्रोसेस से ये अटैच होते हैं। पॉइंट क्लियर? यानी कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर रिमूव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्लियर? तो ये हमारे पास आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स की बात की। एग्जांपल्स में अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल, तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कलर्ड कंपाउंड्स किस चीज़ से बने होते हैं? कलर्ड कंपाउंड तो ऑब्वियसली वो इसी से बने होते हैं, टर्पिनॉइड से, जिसको आप क्या बोलते हो? कैरोटीनॉइड्स बोलते हो, सही है। और क्या बोलते हैं? लाइक स्टीरॉइड, जितने भी स्टीरॉइड्स हार्मोन हैं वो क्या है? डेफिनेटली यही बात कर रहे हैं, सही है। अच्छा जी, अगर आपसे और क्या इसके अंदर बनते हैं? लाइक टर्पिन्स, सही है जी बात। और इसके अलावा लाइक यू ऑल्सो इंडिकेटिंग कैरोटीनॉइड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, टर्पिन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या वाला? दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, सही। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि डैश लिपर्ड्स हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, आप ख्याल में किन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं? ऑप्शन है आपके पास अगेन असाइल ग्लिसरॉल है ये। बी ऑप्शन आपके पास है इज दैट टर्पिनॉइड्स। सी ऑप्शन आपके पास है इज दैट स्टीरॉइड्स। या डी ऑप्शन आपके पास है इज दैट दे आर वैक्सीज। आप ख्याल में किन में इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पाए जाते हैं, राइट। सो वी आर डिस्कसिंग दैट इवन नंबर। जी, इवन नंबर किस में पाए जा रहे हैं अभी? तो अभी आपने असाइल ग्लिसरॉल पढ़ा था, याद है? कितनी कार्बन था? कार्बन 2 से कार्बन 30 तक जाता है। तो याद है कि इसका राइट आंसर है असाइल ग्लिसरॉल। इसमें आपने देखा भी तो ये तो 5 कार्बन का है ना भी यूनिट, इसमें भी 5 कार्बन यूनिट्स है। स्टीरॉइड में कार्बन 17 मौजूद है, और नंबर है। इसमें कौन से वाला? कार्बन 5 है, अभी हमने बात की। और इसमें कौन से कार्बन है? इसमें अभी आपने पढ़ा कार्बन 25 से कार्बन 35 होते हैं, राइट। तो ये हमारे पास कौन से हैं वाला? ऑब्वियसली दीज आर वैक्सीज हैं, इवन नंबर होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें जो और है इसके अंदर, इसको एक को हम बोलते हैं जी मोनोटर्पिन, मोनोटर्पिन्स। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि मोनोटर्पिन के अंदर कितने आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स हैं, क्वेश्चन इस तरह है कि मोनोटर्पिन्स आर composed of dash isoprenoid units, dash isoprenoid यूनिट से मिलके बने। कितने आइसोप्रीनॉइड यूनिट? तो याद रखिए टर्पिन्स जो है ना, टर्पिन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कार्बन 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसके अंदर 10 कार्बन है। तो मुझे बता दें अब कि इसके अंदर कितने आइसोप्रीनॉइड यूनिट होंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि आइसोप्रीनॉइड यूनिट कितनी कार्बन वाले हैं? बड़ा 5 कार्बन वाले हैं, सही है। तो कितने आइसोप्रीनॉइड होंगे कि वो कार्बन 10 वाला बन जाएगा? तो ऑब्वियसली 2। तो इसके अंदर आपने देखा आइसोप्रीनॉइड यूनिट कितने आगे वाला? कार्बन, ये एक आइसोप्रीनॉइड यूनिट, ये दूसरा आइसोप्रीनॉइड यूनिट, कितने बन गए? ऑब्वियसली C10 बन चुका है जी, राइट। और इसकी हमारे पास एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है।
फॉर एग्जाम्पल मैंथोल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मैंथोल इज द एग्जाम्पल। पॉइंट क्लियर हो गया। कैम्फर भी आपने पढ़ा होगा, वो भी इसकी एक एग्जाम्पल है। फिर अगर आप देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ये डाई टर्पीन, इसके अंदर कितने आइसोप्रीनाइड यूनिट होंगे? आप मुझे बता दें कि डाई टर्पीन में कितनी कार्बन होगी। अगर मोनोटर्पीन में 10 हैं तो इसमें ऑब्वियसली 20 होंगे, राइट। सो इट इज हैविंग अ कार्बन 20। कितने आइसोप्रीनाइड यूनिट होंगे वाला? तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो आइसोप्रीनाइड यूनिट होंगे वो 4 होंगे, यानी कि कार्बन एक ही आइसोप्रीनाइड, ये दूसरा आइसोप्रीनाइड, ये तीसरा आइसोप्रीनाइड और ये फोर्थ आइसोप्रीनाइड। दिस इज इक्वल टू कार्बन 20। गॉट माय पॉइंट? 4 आइसोप्रीनाइड यूनिट होते हैं। और इसकी कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन ए और क्या वाला, जैसे विटामिन ए के अलावा हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है, चलें एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, विटामिन ए। क्लियर? विटामिन ए। और दूसरी जो एग्जांपल है वो फाइटोल, आपने देखा था फाइटोल टेल। फाइटोल टेल याद है? क्लोरोफिल का एक हेड पार्ट होता है और एक टेल होती है, इफ़ यू रिमेंबर। कार्बन 20 होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास डाई टर्पीन है। और अगर आपसे क्वेश्चन किया था कि ट्राई टर्पीन में कितने हैं, ट्राई टर्पीन्स, अब ये तो बता दें आप मुझे ट्राई टर्पीन्स कितने हैं। तो डेफिनेटली इसके अंदर कार्बन 30 है। सो ट्राई टर्पीन में कितने आइसोप्रीनाइड यूनिट होंगे? 30 है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिएगा 6 आइसोप्रीनाइड यूनिट होंगे इसके अंदर, राइट। तो ये कार्बन आपके पास 30 बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है एम्ब्रीन। क्लियर? और इसके अलावा हमारे पास एक वर्ड है पॉलीटर्पीन, राइट, पॉलीटर्पीन्स। और ऑब्वियसली नाम से ऐड हो रहा है, इसके अंदर तो बहुत सारे आइसोप्रीनाइड यूनिट होंगे ना। तो इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रबड़। सही है बात जी। तो ये रबड़ है, और यही रबड़ अगर हम देखें तो इसमें ये वाली इसकी ऐड कर सकते हैं, ये इसमें भी, राइट। तो ये था जी हमारे पास बात की अभी हमने किसकी वाला, टर्पीनॉइड्स की है, ठीक है। इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट वाटर, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट इस यूनिट का पार्ट है दैट इज वाटर। क्लियर? वाटर आपको पता है कि ये कितने में होता है सेल के अंदर? तो सेल में आपने पढ़ा ये 65 से 89% तक होता है, राइट। एक सेल के अंदर 65 से 89% तक ही होता है। देन अगर हम देखें तो बोन सेल्स के अंदर ये कितना है? बोन, यू नो दैट बोन सेल्स के अंदर ये 20% मौजूद है, राइट। और ब्रेन सेल्स में ये कितना है भला? ब्रेन सेल्स के अंदर ये आपने पढ़ा जी अप्रॉक्सीमेटली 85% तक होता है। और मैक्सिमम अगर आपसे क्वेश्चन किया है था कि मैक्सिमम किस में वाटर जो है ना वो अमाउंट में पाया जा रहा है, तो याद रखिए जेली फिश है, राइट, जेली फिश। और जेली फिश का 99% जो बॉडी है वो बना ही वाटर से हुआ है। इसलिए कभी आप जेली फिश को देखें ना, इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बिकॉज इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। क्लियर होगी बात? और अगर आप अर्थ के रेफरेंस से देखें, सपोज करिए एक हमारा अर्थ है, सही है, और इसमें हमारे पास इसको हम ये डिवाइड करें इस तरह, 30% इसके अंदर लैंड है और 70% इसके अंदर क्या बोला, ये वाटर ही वाटर है इसके अंदर, राइट। ये हमारे लैंड के अकॉर्डिंगली, अर्थ के अकॉर्डिंगली बात की जा रही है। बात क्लियर होगी जी? तो ये वाटर हमारे पास, अगर आपसे क्वेश्चन किया था कि वाटर इज अ रॉ मटेरियल ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल ऑफ लाइट रिएक्शन, चलिए इस तरह कर लेते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ लाइट रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस, इन फोटोसिंथेसिस इज आप ख्याल में रॉ मटेरियल क्या है जी लाइट रिएक्शंस के अंदर? क्या ये वाटर है, बी ऑप्शन आपके पास, क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सी ऑप्शन आपके पास, क्या ये लाइट है, या डी ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द रॉ मटेरियल ऑफ लाइट रिएक्शन? आपने पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस हैं, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस, रिमेंबर। तो लाइट रिएक्शन का आपके ख्याल में क्या है? क्या इसका राइट आंसर है? तो डेफिनेटली जी इसका राइट आंसर है जी वाटर। ऑब्वियसली यही पढ़ रहे हैं हम, तो यही आंसर होगा ऐसे ही। तो वाटर इज द रॉ मटेरियल है। क्लियर?
फोटो लाइट रिएक्शन का। डार्क रिएक्शन का रॉ मटेरियल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो हमारे पास ये वाटर के अकॉर्डिंग हमने कुछ बात की। फिर आपको पता है वाटर में इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी, राइट? सॉल्युबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, और जो सॉल्युबिलिटी है, और आपने पढ़ा कौन सी चीज़ें, वाटर को वैसे तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या सारी चीज़ें हल कर लेगा? नहीं भी, ऐसे नहीं है। तो हमने कहा ये जो चीज़ें हल कर लेता है वो कौन सी? हमारा पोलर सब्सटेंसेस, राइट? पोलर सब्सटेंस हल कर लेगा। क्या कहते हो आप इसको? बोला ऑब्वियसली ये सॉल्युबल है। और किस प्रोसेस से ये हल हो जाएंगे, उस प्रोसेस को नाम क्या देते हो? बोला दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लेता कि चीज़ें सोलबलाइज कैसी होती हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन कहते हैं, राइट? और दूसरा अगर हम देखें तो वो क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंसेस है, राइट? नॉन पोलर सब्सटेंस। ये तो हल नहीं ना होता भी, ऑब्वियसली दे आर नॉट सॉल्युबल। सही है? अगर ये सॉल्युबल नहीं है तो ये क्या करेंगे वाला? तो याद रखिए स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। सो दैट इज गोइंग टू फॉर्म, इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चरल रोल, ये प्ले करते हैं, राइट? स्ट्रक्चरल रोल। जैसे अगर आप देखें आपकी लिपिड है, मेम्ब्रेन आपकी किस चीज से बनी हुई है? लिपिड से। लिपिड्स का वाटर सॉल्युबल है? नहीं है। तो याद रखिए ये स्ट्रक्चरल रोल। नॉन पोलर जो सब्सटेंसेस होते हैं वो मोस्टली कोई ना कोई स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रहे होते हैं, और जो सॉल्युबल होंगे पोलर वो ज्यादातर फंक्शनल रोल प्ले कर रहे होते हैं, राइट? सो दीज आर गोइंग टू परफॉर्म व्हाट? ये कोई ना कोई फंक्शनल रोल ये प्ले कर रहे होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? सो अगर आपसे क्वेश्चन क्या है कि वाटर इज हाईली डैश वर्सटाइल। वाटर आपके ख्याल में क्या है जी? हाईली प्रिडिक्टेबल वर्सटाइल है? प्रिडिक्टेबल, या बी ऑप्शन आपका हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, या सी ऑप्शन आपके पास है हाईली, ये ए प्लस बी इसको कंसीडर कर लेते हैं, प्रेडिक्टेबल भी है और अनप्रेडिक्टेबल भी है, या डी ऑप्शन आपके पास है इट्स हाईली नॉन ऑफ दिस कर लेते हैं जी। क्या राइट आंसर है किसका वाला? तो याद रखिएगा इट इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए ना वाटर की प्रॉपर्टीज वेरी करती रहती है। लाइक अगर इसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पे लेकर आए तो बजाय इसके कि आइस बन के इसकी डेंसिटी बढ़े, डेंसिटी कम हो जाती है, और हमने देखा आइस फ्लोट कर रही होती है, ऐसी बात है ना? तो अंदर स्पेसिस डेवलप हो जाती हैं, अनप्रेडिक्टेबल है। वाटर को बॉयल करें तो किस टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, ठीक है, और उसकी बॉन्डिंग्स कैसी रहेंगी, अनप्रेडिक्टेबल है। तो हर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली याद रखिए ये क्या है? इट इज़ क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, वर्सटाइल है, यानी बहुत सारी इसके अंदर वर्सेटिलिटी आ जाती है। क्लियर? अच्छा ये तो हमारे पास पहला। दूसरा अगर हम देखिए दैट इज हीट कैपेसिटी, राइट? हीट कैपेसिटी, और इसके साथ हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हम बात करेंगे, हीट कैपेसिटी, राइट? और जो हीट कैपेसिटी है इसमें हम क्या कह रहे हैं? ऑब्वियसली दिस इज कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब, राइट? दिस इज अ कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब हीट, टू अब्सॉर्ब, ठीक है? देखिए ना वाटर, अगर आप एक बर्तन में पानी लें उसको आप चूल्हे पे रख दें, क्या वो फौरी गर्म हो जाएगा? नहीं, इट विल टेक्स टाइम। तो क्या है, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम दिया जाता है। यानी सपोज करें आपने एक अदद ये बर्तन लिया, उसमें आपने ये उसको आप हीट कर रहे हो, राइट? और अगर आप इसको स्पेसिफाई कर लें, स्पेसिफाई करने से सपोज कीजिएगा आपने इसके अंदर कितना वाटर ले लिया वाला, यू टेक 1 ग्राम ऑफ वाटर लिया, राइट? अगर आपने इसको हीट किया है, सही है, और आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया जी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट? 15 से 16 बढ़ाया, तो ये क्या कहला रहा है? दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है वाला? जस्ट टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 15 to 16 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
अंडरस्टैंड ये बात। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बोला, डेफिनेटली इसकी जो वैल्यू है वो आप देखें 16 माइनस 15, तो ये 1 आ जाएगी, यानी 16 में से 15 माइनस कर दे। अच्छा याद रखिएगा ये टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है कि आपने 15 से 16 ही लेना है, आप कोई भी टेम्परेचर रख ले, आप 10 से 11 कर लें, आप 21 से 22 कर लें, राइट, कोई भी ले लें। अच्छा अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन, टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन of animal's body is due to dash property of water। अब ख्याल में हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर स्टेबलाइज रहता है वो किसकी प्रॉपर्टी की वजह से, वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, तो यस इट इज बिकॉज ऑफ दिस वन, हीट कैपेसिटी। आपको पता है अभी हमने कहा हमारी बॉडी में इतना, हर सेल के अंदर इतना वाटर है, यानी 65 से 89% इसके अंदर वाटर है, हर सेल के अंदर, हमारी बॉडी के एक एक सेल के अंदर मौजूद है। सही है बात जी। तो जब हम बाहर जाते हैं तो अगर हमें धूप पड़ती है तो क्या हमारी बॉडी फौरी हीटअप हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि हमारी बॉडी में मौजूद जो वाटर है उस हीट को क्या कर लेती है बोला, अब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर पॉइंट। तो हमारे पास इस टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन इसकी प्रॉपर्टी की वजह से। फिर एक और कैरेक्टर भी इसमें आपने पढ़ा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एंड यू नो दैट व्हाट इज वेपोराइजेशन? वेपोराइजेशन नाम से आइडिया, दैट मीन्स वेपर्स फॉर्मेशन, राइट, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, यानी वेपर्स का बन जाना। सही है, तो ये वेपोराइजेशन है। अगर हम देखिए हमारे पास 1 ग्राम वाटर लिया हमने, सपोज कीजिएगा ये अगेन वही आपने 1 ग्राम वाटर लिया, इसको आपने हीट किया, दिस इज 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपने इसको हीट किया, हीट करने से जब ये सारे का सारा वाटर किस में चेंज हो गया बोला, वेपर्स में चेंज हो गया, तो इसको क्या कहेंगे बोला, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, यानी वो वाली हीट जिसमें 1 ग्राम ऑफ वाटर सारे के सारा वेपर्स में चेंज हो जाए, क्या बोलेंगे बोला, हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको कहते हैं। क्लियर। और अगर अब इससे इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो क्या है बोला, तो हमने 574 किलो कैलोरीज पर केजी है, राइट, ये इसकी वैल्यू है। पॉइंट क्लियर हो गया जी। अच्छा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपने पढ़ा, इट प्रोवाइड्स अ कूलिंग इफेक्ट, राइट, सो दिस प्रोवाइड्स, तो इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट, ये प्रोवाइड कर रहा था। इन केस ऑफ एनिमल्स, इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, तो एनिमल के केस में हम इसको क्या बोलते हैं वाला, सो इन केस ऑफ एनिमल्स वी कॉल्ड इट एज परस्पायरेशन, राइट, सो दिस इज कॉल्ड एज परस्पायरेशन। व्हाइल इन केस ऑफ प्लांट्स, इफ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, तो उस केस में इसको क्या बोलते हैं वाला, दैट्स नोन एज ट्रांसपायरेशन, राइट। तो इन केस ऑफ प्लांट्स आप देखिए इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है। और अगर आपसे जनरली पूछ लिया जाए कि कूलिंग इफेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए वाला, ऑब्वियसली इट मस्ट बी इवेपोरेशन। तो इनका जनरल क्या टर्म है दोनों का, दैट इज नोन एज इवेपोरेशन हम कहेंगे, राइट। बट मोर स्पेसिफिकली टू एनिमल्स it will be called as a perspiration, and obviously more specific to the plants it will be called transpiration, इसको नाम दे रहे हैं। क्लियर होगी बात भी। तो ये हमने बात की हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर। ओके, अगला देखिएगा पॉइंट इसका जो है वो है आयोनाइजेशन का, राइट, आयोनाइजेशन। और आपको पता है आयोनाइजेशन हम किसको कहते हैं वाला, जाहिर सी बात है ये अपने आयोनाइज्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है, दैट मीन के वाटर जो है it is going to change into its ion, that is hydrogen ions and OH negative ions। और आपको पता है रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आइंस की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर है, राइट। और अगर OH नेगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी हम बात कर दीजिए कितनी वैल्यू बोला, 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर ही है, राइट। तो ये हमारे पास केस है जी इसके अंदर आयोनाइजेशन का। तो आयोनाइजेशन जो है ये वाटर का अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाना होता है, राइट। तो वाटर इतना रिएक्टिव क्यों है बोला, वाटर हर चीज़ को क्यों सोलबलाइज कर लेता है, इट्स बिकॉज ऑफ इट्स आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। और अगर आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो कितना आएगा बोला, जाहिर सी बात है 10⁻14 मोल्स
पर लीटर है। क्लियर? तो ये एक सिंपल सी बात है। फिर आपको तो लास्ट में अगर हम बात करें तो वो है जी इसकी प्रोटेक्शंस की बात करते हैं। और आपको आइडिया है कि वाटर जोन सा है ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है। सही है, प्रोटेक्टिव है। जैसे अराउंड आपका अगर हम देखें पेरिकार्डियल, अगर अराउंड हार्ट की बात करते हैं, अराउंड आपके हार्ट में तो क्या है वाला, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आपको पता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। फिर अराउंड लंग्स है, उसको हम क्या कहते हैं वाला, दैट इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड, राइट, प्लूरल फ्लूइड है। और अगर हम बात करते हैं किसकी भला, इफ यू टॉक अबाउट द ब्रेन, राइट, सो ब्रेन, so this one is having a CSF, cerebrospinal fluid। और अगर हम बात करें आपकी आइज के अकॉर्डिंगली तो आप देखें ये भी आइज में टीयर्स है, और टीयर्स कौन प्रोड्यूस करता है, लैक्रिमल ग्लैंड्स ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है। देखें ना आपके टीयर्स आ जाते हैं आंखों में, हालांकि आप इसको रब करते हो इस तरह करके, ये मसल्स हैं और ये आपकी आइज है, दोनों को फ्रिक्शन करके क्या होना चाहिए बड़ा, फ्रिक्शन होने से आपकी आइज़ जो है वो रेडिश हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज यू हैव प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है जी, चलिए ये हमने बात की अभी हमारा लेक्चर 3 था यूनिट नंबर 2 का। आई होप के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू मे डायरेक्टली शेयर इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।